गुड मॉर्निंग एवरीवन। राजीव त्यागी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो सूत्रकाल। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बोर्ड के ऊपर 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी पूर्व तक के काल को सूत्रकाल कहते हैं। यानी कि यह समय है यह उत्तर वैदिक काल के बाद का समय है। तो दोस्तों जैसे ही सूत्रकाल के बारे में आपको एग्जाम में आए तो आपके दिमाग में यह आना चाहिए सूत्रकाल माने जाति प्रथा का उद्भव सूत्रकाल से हुआ था। द्विज शब्द का जो उल्लेख आया है ये भी सूत्रकाल में ही आया है। द्विज माने क्या होता है दोस्तों? द्विज जो होता है उसके अंतर जो है ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय। ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय। ब्राह्मण द्विज शब्द के अंदर क्या है? ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय जो है ये वर्ग आते हैं तीनों। शूद्र इसके अंदर नहीं आता। तो बात करते हैं अस्पृश्यता की। जो अस्पृश्यता है इसका जन्म भी सूत्रकाल में हुआ। अस्पृश्य माने जो छूने योग्य ना हो। तो जो हमारे जो पाणिनि साहब थे उनके अनुसार दो तरह के शूद्र होते थे, एक निर्वासित और एक दूसरा अनिर्वासित। जो निर्वासित होते थे वो नगर की सीमा के अंदर रहते थे और जो अनिर्वासित होते थे वो नगर की सीमा के बाहर रहते थे। उन्हीं को अस्पृश्य कहा गया है। और जो अस्पृश्य कौन होते थे? चांडाल एक वर्ग आया है इसका नाम। तो चांडाल कौन होते थे? चांडाल जो है वो ब्राह्मण की कन्या और शूद्र का जो लड़का है उससे उत्पन्न संतान को चांडाल बोलते थे। क्वेश्चन आ सकता है कि चांडाल किस विवाह का जो है डिनोट करता है? तो ये प्रतिलोम विवाह, यानी कि ब्राह्मण की कन्या और शूद्र का लड़का प्रतिलोम विवाह का एग्जाम्पल है। उससे उत्पन्न संतान जो है वो चांडाल कहलाती थी। ये नगरों की सीमा से बाहर रहते थे। इन्हीं के लिए अनिर्वासित कहा गया है। इन्हीं के लिए अस्पृश्यता जो शब्द है वो यूज किया गया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग संस्कार की। सूत्रकाल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन कई बार अक्सर एग्जाम में आता है कि संस्कार, यानी कि हिंदू धर्म के अंतर्गत एक जो मनुष्य को एक जिम्मेवार नागरिक बनाने के लिए, समाज में रहने के लिए जो अच्छी अच्छी जो प्रक्रियाएं थी उनको संस्कार बोला गया। और यह संस्कार जो है मनुष्य के गर्भाधान से लेकर और लास्ट यानी कि उसका जो मृत्यु होती है वहाँ तक जो है संस्कार बताए गए हैं। इनकी संख्या 16 है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन ये आता है कि संस्कार होता क्या है? दोस्तों संस्कार जो है शुद्धिकरण या परिष्कार के रूप में उल्लेखित है। यानी कि समाज में रहने के लिए किसी मनुष्य को एक जिम्मेवार नागरिक और अच्छा नागरिक बनने के लिए इन 16 संस्कारों से गुजरना पड़ता था। ठीक है, तो अब पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे दोस्तों। और एक क्वेश्चन ये आता है कि जो षोडश संस्कार है इसका उल्लेख कहाँ है? इसका उल्लेख जो है गृह सूत्र के अंदर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कई बार कि जो गृह सूत्र के अंदर षोडश संस्कार या 16 संस्कारों का उल्लेख है। अब दोस्तों बात करते हैं कि पहला संस्कार कौन सा है। पहला संस्कार जो है गर्भाधान संस्कार है। जब जो स्त्री है प्रेग्नेंट होती है तो उस समय जो है गर्भाधान संस्कार किया जाता है। तो इससे अगला पॉइंट क्या आता है कि पुष्पवन संस्कार क्या होता है? पुष्पवन संस्कार जैसे कि यानी पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए किया गया संस्कार पुष्पवन संस्कार कहलाता है। और यह जो है तीसरे महीने, जब जो लेडीज थी जो तीसरे महीना उसको लगता था प्रेगनेंसी के तौर पे, तो उसमें पुष्पवन संस्कार किया जाता था। तो अगला जो है उसको है सीमंत उन्नयन संस्कार। तो तीसरे नंबर पे जो आता है सीमंत उन्नयन संस्कार आता है। इसमें क्या करते थे? जो स्त्रियों के बाल ऊपर उठाकर एक तरह की जो है यज्ञ करवाते थे, और ताकि जो है जो स्त्री के ऊपर किसी भी तरह की भूत प्रेत या जो भी ओपरा पराया जो भी उसको मानते हैं लोग, उससे छुटकारा दिलाने के लिए इस संस्कार को किया जाता था। अब क्वेश्चन आता है जातकर्म यानी कि जन्म। तो जातकर्म संस्कार तब होता था जब बच्चे का जन्म होता था। तो दोस्तों जन्म से पहले 4 संस्कार हैं: गर्भाधान, पुष्पवन, सीमंत उन्नयन, जातकर्म। तो जन्म से पहले 4 हैं। इनको याद करना बड़ा आसान है। पहली जो है औरत प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद सभी को पता है कि हर इंसान चाहता है पुत्र रत्न हो। फिर उसको थोड़ा जो है झाड़ फूक वगैरह जो भी है उस सीमंत उन्नयन संस्कार के अंदर किया जाता है और फिर उस बच्चे का जन्म हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जब बच्चे का जन्म हो गया तो उसके बाद सबसे पहली प्रक्रिया होती है उसका नामकरण होता है। तो नामकरण ये संस्कार होता है। जब नामकरण के बाद में बच्चे को क्या करते हैं, जब बच्चा थोड़ा सा और आगे चलता है, यानी कि कुछ टाइम पीरियड 12 दिन या 15 दिन का जो पीरियड होता है उसमें क्या होता है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार में क्या होता है, इस संस्कार में बच्चे को पहली बार जो है घर से बाहर निकाला जाता है। अब आता है
अन्नप्राशन, यानी कि बच्चे को पहली बार जो है भोजन या कोई भी मतलब इस तरह जो हार्ड फूड खिलाया जाता है, इसमें अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। तो दोस्तों अब आज भी डॉक्टर ये कहते हैं कि 6 महीने के बाद जो है 6 महीने तक माँ का दूध पिलाओ, उसके बाद खाना खिलाओ। तो लेकिन देखो हमारे जो उस टाइम में कितने विद्वान आदमी थे, उन्होंने लिखा इसमें भी अन्नप्राशन के अंदर भी 6 महीने के बाद की जो है टाइम पीरियड आया कि 6 महीने, जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो उस टाइम में इसको जो खिला सकते हो। उसके बाद चूड़ाक्रम, यानी कि जब बच्चे के सिर के बाल उतार दिए जाते हैं तो उस संस्कार को चूड़ाक्रम कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कर्ण वेदन की। तो इस संस्कार के अंदर क्या होता है कि बच्चे का जो है कान छेदते हैं, तो इसको कर्ण वेदन संस्कार बोलते हैं। जो अब ये 9 संस्कार हुए, 9 देखो पहले 4 संस्कार जन्म तक थे। जन्म से लेके बच्चे का विद्या आरंभ करने से पहले 5 संस्कार होते हैं। नामकरण यानी कि नाम, निष्क्रमण घर से बाहर निकलना, अन्नप्राशन यानी कि अन्न को चखना, चूड़ाक्रम माने बाल, बच्चे के बाल उतारना, कर्ण वेदन बच्चे का जो है कान छेदना। अब बात करते हैं दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है जो 10वें नंबर पे आता है विद्या आरंभ। जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो उस टाइम में उसकी विद्या स्टार्ट करवाई जाती थी उस टाइम में। आज भी देखो, आज तो ये है कि प्राइवेट जो शिक्षा होगी, या नहीं तो जो सही उम्र है बच्चे की वो 4 से 5 वर्ष में ही होती है। अभी तो बच्चे को 2.5 साल में करवा देते हैं एडमिशन, 3 साल में करवा देते हैं। लेकिन जो असली बचपन, जो जहाँ से बच्चे का जो पढ़ाई स्टार्ट है, उस टाइम में हमारे जो दिया गया है पहले प्राचीन काल में, तो विद्या आरंभ करने का जो टाइम पीरियड बताया गया है वो 5 साल की उम्र में बताया गया है। तो अब चलते हैं उपनयन संस्कार। दोस्तों उपनयन संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको जो है क्वेश्चन यहाँ से कई बार एग्जाम में आता है। उपनयन संस्कार से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसको ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि उपनयन संस्कार किस क्रम में आता है? 11वें क्रम में आता है। दोस्तों ये बात याद रखने की है, उपनयन संस्कार जो है 11वें क्रम में आता है। 16 संस्कारों में इसका जो स्थान है वो 11वां है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से इसमें यह आता है कि जब उपनयन संस्कार करने के बाद जो बच्चा क्या कहलाता है? दविज कहलाता था। दविज यानी कि पुनर्जन्म, दविज कहलाता था यानी कि पुनर्जन्म। दोस्तों ये बात आपको याद रखने की है, पुनर्जन्म। उपनयन संस्कार के बाद जो बच्चा है दविज कहलाता है यानी कि पुनर्जन्म। यह संस्कार जो है शिक्षा से संबंधित है। उपनयन संस्कार जो है शिक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन आता है कई बार, शिक्षा से संबंधित संस्कार कौन सा है? विद्या आरंभ, उपनयन, ये सब शिक्षा से संबंधित है। लेकिन क्वेश्चन जो है उपनयन के बारे में पूछा जाता है कई बार कि उपनयन संस्कार किससे संबंधित है, तो आप लगाओगे शिक्षा से संबंधित है। तो दोस्तों अब बात करते हैं आगे। 12वां संस्कार जो होता है वेद आरंभ, यानी कि वेदों की शिक्षा जो है वो 12वें क्रम पे दी जाती है। उपनयन संस्कार के बाद वेदों की शिक्षा उसको दी जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों 13वें संस्कार की, केशांत। केशांत को जो है गोदान भी बोलते हैं दोस्तों। तो आपको याद रखना केशांत और गोदान एक ही शब्द है। केशांत यानी केश का अंत, यानी कि जब बच्चा थोड़ा सा जवान हो जाता है, दाढ़ी मूछें आ जाती है, तो उसको पहली बार सेविंग होती है, तो उसको केशांत संस्कार बोलते हैं। तो अब बात करते हैं समावर्तन। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 14वां संस्कार है समावर्तन। समावर्तन संस्कार दोस्तों आपको याद रखना है, समावर्तन संस्कार 14वें नंबर पे है। इसमें क्या होता है? जब बच्चा अपनी शिक्षा पूरी ग्रहण कर लेता है, घर जाने की ओर जब उसका समय आ जाता है, तो ये उस टाइम में आश्रम के अंदर, ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, आश्रम के अंदर यह संस्कार जो है पूरा करवाया जाता था। और इसका जो है स्नान बोलते हैं, स्नान संस्कार भी बोलते हैं इसको दोस्तों, क्योंकि जब ये संस्कार होता था तो स्नान करते थे और इसको स्नान संस्कार भी बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से। क्वेश्चन क्या बनता है कि एक शब्द आता है खटवारूढ़। खटवारूढ़ किसे बोलते हैं? खटवारूढ़, खटवारूढ़ बोलते हैं दोस्तों जो छात्र समावर्तन संस्कार किए बगैर अपने घर चला जाता था, तो उस छात्र को खटवारूढ़ बोलते थे दोस्तों। तो ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों 15वें संस्कार की। जब बच्चा समावर्तन संस्कार कर लेता था तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, तो उसको तो सभी को पता है, फिर गृहस्थ आश्रम में क्या होता है? शादी होती है। और लास्ट जो संस्कार अंत्येष्टि यानी कि मृत्यु, उसके बाद मनुष्य का जो अंत्येष्टि संस्कार बोलते हैं, सभी को पता है जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद भी यज्ञ वगैरह करते हैं ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। तो दोस्तों ये 16 संस्कार थे। सबसे इम्पोर्टेंट जो संस्कार है वो उपनयन संस्कार है, ध्यान रखना। उपनयन संस्कार शिक्षा से संबंधित है। और एक निष्क्रमण, यानी कि जब बच्चा पहली बार घर से बाहर जाता है तो उसको निष्क्रमण संस्कार उस टाइम में करवाया जाता था। उसके बाद समावर्तन संस्कार, यानी कि जब बच्चा अपनी विद्या ग्रहण कर लेता था तो उसके बाद जो है
अपने घर जाने की ओर उसका समय आता था तो उस टाइम में आश्रम के अंदर समावर्तन संस्कार किया जाता था। दोस्तों अब बात करते हैं शादी ब्याह की। तो शादी ब्याह देखो इसमें 8 तरह की शादियों का जिक्र किया गया है, 8 तरह की शादियों का जिक्र आया सूत्रकाल में। लेकिन क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो आता है शास्त्र सम्मत के अनुसार। शास्त्र सम्मत के अनुसार, शास्त्र सम्मत के अनुसार कौन से विवाह जो हैं अच्छे बताए गए हैं, शास्त्र सम्मत के अनुसार कौन से विवाह अच्छे बताए गए हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है ब्रह्मा, देव, आर्ष और प्रजापत्य। ब्रह्मा, देव, आर्ष और प्रजापत्य, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि जो ये विवाह थे ये हमारे उस समाज में अच्छे माने जाते हैं। दोस्तों पहले बात करेंगे ब्रह्मा विवाह की। ब्रह्मा विवाह जो है आज के आधुनिक विवाह के समान है। जो आज हमारी शादियां होती हैं आज के आधुनिक समय के समान, जो आजकल हमारी शादियां होती हैं ठीक उसी की तरह ब्रह्मा विवाह होता था। तो ये बात याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। अब बात करते हैं देव विवाह की। देव विवाह में क्या होता था? देखो देव विवाह में क्या होता था, जो लड़की का जो पिता है वो एक यज्ञ करवाता था और जो पुरोहित उस यज्ञ को करता था उसके साथ में लड़की की शादी करवा दी जाती थी। ये ध्यान रखना है, लड़की की शादी। इसमें क्या होता था, लड़की का पिता एक यज्ञ करवाता था और यज्ञ को करने वाले पुरोहित के साथ में लड़की की शादी करवा दी जाती थी। इसको जो है देव विवाह बोलते थे। अब क्वेश्चन आता है आर्ष विवाह क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। आर्ष विवाह क्या होता था? दोस्तों आर्ष विवाह जो है, आर्ष विवाह में क्या होता था? आर्ष विवाह इसमें क्या होता था दोस्तों, इसमें खास बात ये है जो लड़के वाले थे, लड़का जो वर पक्ष था, जो वर पक्ष क्या करता था, लड़की वाली को लड़की पक्ष था, जो वधू पक्ष था, वधू पक्ष को गाय या बैल की एक जोड़ी जो है एज ए गिफ्ट देता था। इसमें ना ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि किस विवाह में गाय या बैल की जोड़ी जो है लड़का पक्ष लड़की पक्ष को एज ए गिफ्ट के रूप में देता था, तो उसको बोलते थे आर्ष विवाह। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें आपको याद रखना है, एग्जाम के अंदर आया हुआ है। अब बात करते हैं प्रजापत्य विवाह की। प्रजापत्य विवाह ये क्वेश्चन भी याद रखने का। इसमें क्या होता था, जो है लड़की का जो पिता होता था लड़के से एक वचन लेता था कि आप मेरी बेटी को खुश रखोगे, आबाद रखोगे, कोई टेंशन नहीं दोगे, आप मुझे वचन दो, जितनी भी ड्यूटी हैं वो सभी ड्यूटी आप निभाओगे, इसको हर तरह से शारीरिक और मानसिक और घरेलू सब हर तरह से संतुष्ट रखोगे इसको। और इससे एक जो लड़का उसको अपना वचन देता था, प्रोमिस करता था इसमें, ठीक है। तो अब बात करते हैं जो बुरे विवाह माने गए हैं, जो अच्छे नहीं माने जाते, समाज के अकॉर्डिंग नहीं माने जाते। अब बात करते हैं पहला जो विवाह है असुर। असुर विवाह के अंदर क्या होता था, क्रय विक्रय। अगर ये क्वेश्चन आ सकता है किस विवाह में क्रय, लड़की का जो क्रय विक्रय होता था वो है असुर विवाह में होता था। इसमें क्या होता था, लड़की वाला लड़के वाले से कुछ पैसे ले लेता था, यानी कि अपनी लड़की को बेच देता था उसके बदले में, ठीक है, पैसे के बदले में या कुछ जो भी गिफ्ट लेता होगा कुछ भी, तो क्रय विक्रय होता था इसमें, और जो है उसको असुर विवाह बोलते थे। अब बात करेंगे गंधर्व विवाह की। अब बात करेंगे गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह यानी कि आपको सबको पता है ये जो है इसके अंदर लव मैरिज होती थी, लव मैरिज होती थी इसके अंदर, ठीक है। और इसके एक पॉइंट याद रखने का, स्वयंवर जो विवाह होता था वो भी गंधर्व विवाह का ही एक रूप था। तो दोस्तों याद रखने क्वेश्चन आ सकता है कि गंधर्व विवाह जो प्रेम विवाह बोलते हैं इसको, प्रेम विवाह गंधर्व विवाह के अंतर्गत होता था, स्वयंवर विवाह भी जो गंधर्व विवाह के अंतर्गत होता था। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, जो है बात करेंगे राक्षस विवाह। तो दोस्तों ये जो है राक्षस विवाह में क्या होता था, जैसा कि नाम से कि ये बड़े बलशाली लोग होते होंगे और जो है ज़बरदस्ती
अपहरण करके शादी कर लेते थे, शादी कर लेते थे। ये क्वेश्चन याद कर। राक्षस विवाह में क्या था? बलपूर्वक, बलपूर्वक। और क्वेश्चन आ सकता है जो क्षेत्रीय होते, जो क्षत्रिय होते थे उसमें यह प्रचलित था, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो क्षेत्रीय लोग थे वो राक्षस विवाह भी जो करते थे वो बलपूर्वक जो है अपहरण करके शादी कर लेते थे लड़की का। भाई जो ताकतवर है कर ही लेगा। उस टाइम में तो क्या था कि भाई जो ताकतवर लोग होते थे उनको जो है ज़्यादा मान्यता थी। अब बात करते हैं दोस्तों पिशाच विवाह की। पिशाच विवाह जो है, पिशाच विवाह सबसे निकृष्ट विवाह माना गया है। पिशाच विवाह जो है सबसे निकृष्ट विवाह माना गया है। निकृष्ट पिशाच यानी कि बहुत गलत शादी है ये। इसमें क्या होता दोस्तों, इसमें ना लड़का जो है लड़की का रेप करता था, बलात्कार ज़बरदस्ती, और उसके बाद फिर शादी करता था। तो ये सबसे गलत माना गया है यार, ठीक है, पिशाच। अब बात करते हैं आगे। क्वेश्चन जो आता है एग्जाम के अंदर, विवाह में 4 विवाह शास्त्र सम्मत के अनुसार ब्रह्मा, देव, आर्ष, प्रजापति। सबसे निकृष्ट शादी जो होती थी पिशाच बोलते थे उसको, ठीक है, आपको याद रखना है। अब बात करेंगे दोस्तों आहत सिक्के की। आहत सिक्के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखा होगा आपने। आहत सिक्के, जब आहत सिक्के का अगर जिक्र आ जाए तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन आना चाहिए ये 5वीं सदी ईसा पूर्व के थे। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है भाई। देखो दूसरा क्वेश्चन इसलिए क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये जो पहला, इससे भी एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, सिक्कों का प्रचलन किस काल में हुआ? सिक्कों का प्रचलन, सिक्कों का प्रचलन, सिक्कों का प्रचलन जो है सूत्र काल में हुआ था दोस्तों, याद रखना है। सिक्कों का प्रचलन जो है सूत्र काल में हुआ था, 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में हुआ था। अब बात करते हैं कि आहत सिक्के क्यों माना गया इनको। दोस्तों इनके ऊपर जो है सूर्य, चंद्र और पीपल ये सब छपे होते थे। सूर्य, चंद्र और पीपल याद रखना है। आहत सिक्के इसलिए कहा गया इनको, इनके ऊपर सूर्य, चंद्र और पीपल की जो है तस्वीर बनी होती थी। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कि जो आहत सिक्के थे वो किसके बने होते। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों और आया भी होगा किसी ना किसी एग्जाम में। आहत सिक्के जो है मुख्यतः चांदी के बने होते थे, मुख्यतः चांदी के और तांबे के भी पाए गए हैं, तांबे के भी पाए गए हैं। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखने योग्य है कि आहत सिक्के क्या होते हैं और किससे बने होते हैं और किस काल में। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट आता है कि किस काल में जो सिक्कों का प्रचलन पहली बार हुआ, तो सूत्र काल के अंदर हुआ। अब बात करते हैं, क्वेश्चन आता है दोस्तों एक, आपने उत्तर वैदिक काल में त्रिवर्ग पढ़ा है, त्रिवर्ग, उसमें क्या होता है? धर्म, अर्थ और काम। क्वेश्चन आता है त्रिवर्ग क्या होता है और चतुर्वर्ग क्या होता है, या पुरुषार्थ, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? काम, धर्म, अर्थ और मोक्ष। जो मोक्ष को है, जो मोक्ष है उसको सूत्र काल में जोड़ दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है कि मोक्ष जो है वो किस काल में, पुरुषार्थ में या त्रिवर्ग में जोड़ा गया। तो दोस्तों सूत्र काल के अंदर जो है मोक्ष को जोड़ा गया। तो दोस्तों अभी हमने जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे कर लिए। तो दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, आप एक बुक को 10 बार पढ़ो, एक बुक को 10 बार पढ़ो, न कि 10 बुक को। एक बुक को 10 बार पढ़ने के बाद आप लोग देखोगे कि आपके कोई भी आसान क्वेश्चन गलत नहीं होगा और मुश्किल क्वेश्चन भी जो होगा वो भी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, आप बार बार जो है क्या करते हो, कभी कोई बुक पढ़ ली, कभी कोई बुक पढ़ ली। आप जो तैयारी कर रहे हो टीजीटी की, ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, लेकिन एक बुक को 10 बार पढ़ो। ये हमारी सफलता का सबसे बड़ा पॉइंट होता है। अगर बार बार किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हमारी लॉन्ग मेमोरी जो होती है वहाँ पे चली जाती है। और आप मेरी वीडियो को देखो, वीडियो के अंदर बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच।